सो हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी की 11th क्लास की एंशिएंट हिस्ट्री के डिस्कशन में मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं। एंड आज का जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं मेगालिथिक एज, तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं कि ये था क्या और क्या हम लोग डिस्कस करेंगे आज के चैप्टर में। तो बेसिकली साउथ इंडिया में क्या था कि 300 बीसी से लेकर 308 नो 300 बीसी से 300 एडी का जो टाइम पीरियड है, इसको हम लोग बोलते हैं संगम एज। ठीक है, संगम एज क्या है वो भी हम आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। अब एक और टाइम पीरियड है 1000 बीसी से लेकर 300 बीसी वाला जो टाइम पीरियड है, इसको बोलते हैं मेगालिथिक एज। मेगालिथिक, मेगालिथिक यानी मेगा मतलब होता है बिग, और लिथिक यानी कि स्टोन। तो होता क्या था कि ये जो टाइम पीरियड है 1000 बीसी से 300 बीसी का टाइम पीरियड जो है, इसमें साउथ इंडिया में लोग क्या करते थे, ये जैसे अगर आप ये वाला मैप देखेंगे तो ये वाला जो पूरा एरिया है, यहाँ पे लोग जब अपने कोई मर जाता था तो उसको गाड़ते थे, और उसके साथ जो है गाड़ने के बाद जो कब्र है, कब्र के ऊपर बड़े बड़े पत्थर को इंस्टॉल कर देते थे। ठीक है, तो बड़े बड़े पत्थरों को इंस्टॉल कर दिया जाता था, और मेन पर्पस था इन पत्थरों को इंस्टॉल करने का ताकि कौन मरा है, क्योंकि उस समय स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट तो हो नहीं पाया था कि आप लिख दें कि भाई किसकी कब्र है। तो अब किसकी कब्र है ये पहचानने के लिए बेसिकली कब्र के ऊपर पत्थरों को इंस्टॉल किया जाता था। अब ये जो टाइम पीरियड है 1000 बीसी से 300 बीसी का टाइम पीरियड, हम इन ये जो बरियल साइट्स है, ये जो कब्र है, उन्हीं के एनालिसिस के थ्रू हम इस पार्ट ऑफ हिस्ट्री को जानने या समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने देखा है कि भाई जो भी सोर्स होता है हिस्ट्री का, जिसके थ्रू हम उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं, उसी को हम उसका नाम दे देते हैं। जैसे स्टोन एज नाम दिया, क्यों? क्योंकि स्टोन एज को हम कैसे जानते हैं? क्योंकि पत्थर के बने हुए जो हथियार थे उनको एनालाइज करके हम उस हिस्ट्री को समझने जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कॉपर एज या ब्रॉन्ज एज, यानी कि कॉपर या ब्रॉन्ज के बने हुए हथियारों को एनालाइज करके हम उस हिस्ट्री के हिस्से को जानने की कोशिश करते हैं। वैदिक एज यानी कि वेदों को पढ़ के हम उस हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं। वैसे ही मेगालिथिक एज इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इन कब्र के, इन बरियल साइट्स के एनालिसिस के थ्रू हम उस समय किस टाइप के लोग रहते थे, उनका जीवन किस तरीके का था, वो क्या करते थे, क्या खाते थे, उनका रहन सहन क्या था, इन सारी चीजों को हम जानने समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली मेगालिथिक एज इसी टाइम पीरियड को कहा जाता है जो कब्र के ऊपर बड़े बड़े पत्थरों को इंस्टॉल कर दिया जाता था, और इन कब्र में कौन कौन सी चीजें पाई गई हैं जिसके थ्रू हम इस हिस्ट्री को जानने समझने की कोशिश करते हैं। इस वजह से हमने इस पीरियड को नाम दिया है मेगालिथिक एज। ठीक है, तो चलिए ये है बेसिक अंडरस्टैंडिंग, शुरुआत करते हैं। तो लिटरल मीनिंग होता है मेगालिथिक का, मेगा यानी कि बिग, लिट यानी कि स्टोन, लिथिक होगा, लिट नहीं होगा, लिथिक। ठीक है, स्टोन, तो बड़े पत्थरों को ये लोग कब्र के ऊपर इंस्टॉल कर दिया करते थे। और मेगालिथिक कल्चर को हम उनके बरियल्स के थ्रू, उनकी कब्र के एनालिसिस को करने के थ्रू, एनालिसिस करके हम उनके हिस्ट्री को जानने या समझने की कोशिश करते हैं। अब देखा जाए तो इन कब्र के ऊपर बड़े पत्थरों को, बिग स्टोन्स वेयर अरेंज्ड ओवर दीज बरियल साइट्स। ठीक है, दो तरीके के मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स देखने को मिले हैं, एक है पॉलीलिथिक और एक है मोनोलिथिक। यानी कि दो टाइप की कब्र हमें देखने को मिली है। पॉलीलिथिक यानी एक कब्र के ऊपर बहुत सारे अगर पत्थर इंस्टॉल हैं तो उसको बोलेंगे पॉलीलिथिक। मोनोलिथिक यानी कि अगर एक ही पत्थर को इंस्टॉल किया गया है तो उसको बोलेंगे मोनोलिथिक। पॉलीलिथिक बरियल साइट्स को डोलमेन के नाम से जानते हैं, और मोनोलिथिक को हम मेनहीर के नाम से जानते हैं। तो डोलमेन और मेनहीर, अगर एक पत्थर रखा हुआ है कब्र के ऊपर तो उसको बोलेंगे मेनहीर। अगर बहुत सारे पत्थर अगर अरेंज करके रखे हुए हैं, जैसे कि इस फोटो में आप देख सकते हैं, तो उसको बोलेंगे हम डोलमेन। अब जैसा कि हमने देखा था कि मेन पर्पस क्या था, ये लोग पत्थर क्यों रखते थे कब्र के ऊपर, ताकि किसकी कब्र है उसको आइडेंटिफाई कर सके। तो हर कब्र के ऊपर एक पर्टिकुलर पैटर्न में पत्थरों को सजाया जाता था, और उसी पैटर्न के माध्यम से, अलग अलग पैटर्न के माध्यम से हम अलग अलग बरियल साइट्स को जो है आइडेंटिफाई कर सकते थे, क्योंकि उस समय स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट नहीं हो पाया था। कि भाई जैसे क्या है कि आजकल हम लोग फिल्मों में देखा होगा कि कोई मर गया, ठीक है, तो मान लो उसको गाड़ दिया और उसके ऊपर ऐसे क्रॉस लगा दिया और क्रॉस पे लिख दिया एंथोनी, कि ये एंथोनी की कब्र है। और एंथोनी जो है मान लो कि 1950 से लेकर 2025 तक एंथोनी जिंदा रहे, 75 साल का जीवन रहा उनका।
ठीक है, तो ये एक तरीका है, लेकिन उस समय चूंकि स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट नहीं हुआ था तो हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते थे कि किसकी कौन सी कब्र है। तो इन्हीं पत्थरों को एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज करके अलग अलग कब्रों पे रखा जाता था, और उसी अलग अलग पैटर्न के पत्थरों के वजह से हम पहचान पाते थे कि ये किसकी कब्र है। अब इन कब्र के ये जो भी बरियल साइट्स हैं उनके एनालिसिस से कुछ चीजें हमें पता चली हैं उस समय की सोसाइटी के बारे में। तो क्या क्या है, तो अगर आप देखेंगे तो मेगालिथिक जो लोग थे वो मरने वाले के साथ डे टू डे यूटिलिटी आइटम्स को भी उसके साथ दफनाते थे। इससे ये पता चलता है कि वो लाइफ आफ्टर डेथ वाला जो कंसेप्ट है उस पर विश्वास करते थे। दूसरी चीज कि इन कब्रों में कोई भी कॉपर टूल नहीं मिले हैं, या तो हमें पत्थर के टूल्स मिले हैं या तो हमें आयरन के टूल्स मिले हैं। इसका मतलब ये है कि साउथ इंडिया में स्टोन एज से डायरेक्ट जंप हो गया, स्टोन एज से सोसाइटी डायरेक्टली आयरन एज में जंप कर गई, और साउथ इंडिया में कॉपर एज कभी आया ही नहीं। साउथ इंडिया में कॉपर एज आया ही नहीं। सोसाइटी सीधे पाषाण युग से आयरन एज यानी कि लौह युग की तरफ जंप कर गई। देयर वॉज नो कॉपर एज, ठीक है, देयर वॉज नो कॉपर एज इन साउथ इंडियन हिस्ट्री। फिर ये लोग जो थे नोमैडिक हुआ करते थे, ठीक है, नोमैडिक थे यानी कि एक जगह पर बहुत लंबे समय तक नहीं रहते थे। ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हमें कोई बड़े शहर या कोई सेटलमेंट हमें देखने को नहीं मिली है। अगली चीज है कि हंटिंग टूल्स ज्यादा मिले हैं खेती वाले टूल से के कंपैरिजन में। इससे ये पता चलता है कि जो सोसाइटी का मेन ऑक्यूपेशन था, लाइवलीहुड था, वो था हंटिंग, न कि एग्रीकल्चर। तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन वाज हंटिंग नॉट एग्रीकल्चर। फिर हमें कोई भी प्लॉ शेयर नहीं मिला है, हमें कोई भी हल जिसको बोलते हैं, ऐसा हल होता है, ठीक है, हल जिसको बोलते हैं, कोई भी हल नहीं मिला है। इससे ये पता चलता है कि ये लोग प्रिमिटिव प्रिमिटिव टाइप ऑफ खेती, जिसको स्लैश एंड बर्न कहते हैं, या एक तरीके से एक खेत लिया और खेत के ऊपर बीज बस स्कैटर कर दिए, कोई जुताई नहीं करी, सीधे आपने बीज जमीन के ऊपर फेंक दिए, जो होगा सो होगा, बाकी रहने दीजिए। तो कोई प्लॉइंग नहीं करते थे, सीधे जमीन के ऊपर डायरेक्टली बीजों को ये लोग स्कैटर करते थे, और इस टाइप की खेती ये लोग प्रैक्टिस करते थे। फिर यहाँ पे हमें कुछ ब्लैक और रेड वेयर पॉटरी भी देखने को मिली है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अक्सर ये जो कब्र है वो ह्यूमन सेटलमेंट से कुछ दूरी पर पाई गई है, यानी कि जो मेगालिथिक लोग थे किसी के मर जाने के बाद उसको घर से दूरी पर दफनाते थे। अगर आप हरप्पन्स के बारे में देखें तो हरप्पन्स के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो हरप्पन्स क्या लोग क्या करते थे कि कोई मर जाए तो उसको घर के अंदर ही दफना देते थे, लेकिन मेगालिथिक लोग मरे हुए आदमी को, मरे हुए इंसान को जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट है उससे कुछ दूरी पर दफनाया करते थे। फिर सोसाइटी, रिचुअलिस्टिक नेचर ऑफ सोसाइटी भी हमें इन कब्र के एनालिसिस से हमें पता चला है कि सोसाइटी में कुछ रिचुअल्स को भी फॉलो किया जाता था, और कम्युनिटी लिविंग को काफी ज्यादा तवज्जो दी जाती थी, ठीक है। अब आप देखें कि 300 बीसी ऑनवर्ड्स नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो शुरू होगी। अभी तक क्या था कि अगर आप देखोगे तो सॉरी अभी तक अगर आप देखोगे तो नॉर्थ इंडिया पूरी तरीके से विंध्या के इधर वाला ये जो हिस्सा है ये इंडिपेंडेंटली डेवलप हो रहा था, और ये वाला जो हिस्सा है वो इंडिपेंडेंटली डेवलप हो रहा था। इन दोनों के बीच में कोई भी कनेक्टिविटी नहीं थी। लेकिन 300 बीसी आते आते धीरे धीरे दोनों नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन सोसाइटी के बीच में कल्चरल एक्सचेंज होने शुरू होंगे, ठीक है। तो इस टाइम पर क्या होगा कि मेगालिथिक लोगों के ऊपर धीरे धीरे नॉर्थ का इम्पैक्ट होना शुरू होगा। नॉर्थ इंडिया कल्चर को साउथ इंडिया में ट्रेडर्स, जैन मंक्स और बुद्धिस्ट मंक्स नॉर्थ इंडिया के कल्चर को साउथ इंडिया लेकर जाना शुरू होंगे लगभग 300 बीसी ऑनवर्ड्स, और इसकी वजह से धीरे धीरे साउथ इंडिया में एक मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल का जन्म होगा, ठीक है। अगर आप कुछ संगम टेक्स्ट क्या है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। कुछ संगम टेक्स्ट को देखें तो उन संगम टेक्स्ट में आपको मगध, पाटलिपुत्रा, गंगा नदी, इन सब सारे नॉर्थ इंडियन एलिमेंट्स के, नॉर्थ इंडियन फीचर्स के मेंशन आपको
इन संगम किताबों में देखने को मिलेंगे। फिर वहीं पर अशोकन इंस्क्रिप्शन में भी चोलास, पांड्यास, केरलापुत्र और सत्यपुत्र और तम्रपानी यानी श्रीलंका, इन सारी जगहों का मेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है, चोलास, चेरास, पांड्यास, केरलापुत्र बेसिकली चेरास को कहा गया है, चेरास को कहा गया है। सत्यपुत्र कौन थे ये आज तक पता नहीं चला। तो अशोका इंस्क्रिप्शन में इन 4 डायनेस्टीज, चोला डायनेस्टी, पांड्या डायनेस्टी, केरलापुत्र डायनेस्टी यानी चेरा डायनेस्टी और सत्यपुत्र डायनेस्टी, इन 4 डायनेस्टीज का नाम आपको मेंशन किया हुआ मिलेगा। और उसी के साथ साथ श्रीलंका को तम्रपानी, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ सकता है कि तम्रपानी, एंशिएंट इंडिया में तम्रपानी किसको कहा जाता था, तो ये नाम आपको याद रखना है कि श्रीलंका को तम्रपानी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, श्रीलंका को तम्रपानी के नाम से जाना जाता था। तो ये था मेगालिथिक कल्चर के लोगों के बारे में, मेगालिथिक सोसाइटी के बारे में। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो डू नो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप कुछ सजेशंस भी दे सकते हैं एंड ऑल्सो आप इन लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका नो जो भी सपोर्ट है दैट इज अ बिग मोटिवेशन फॉर मी टू कीप stay tuned and I will keep on making such informative videos in future as well. So thank you, thanks for watching. Have a nice day. All the best.